हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चली होगी। आज हम टाइम पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशंस होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। ठीक है, चलिए बताता हूँ। देखिए, मान लेता हूँ, बोलता हूँ कि एक वस्तु जो है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। सबको पता है, मान लेते हैं यहाँ पे एक चिंटू है। ठीक है, चिंटू भाई आराम से खड़ा है और बोलता हूँ कि तुम यहाँ पे रिवोल्यूशन कंप्लीट करो। तो वो गया और एक पूरा रिवोल्यूशन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। मतलब एक पूरा चक्कर कर लिया और फिर अपनी जगह पे आके खड़ा हो गया। अब हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि तुमने ये जो सर्किल कंप्लीट किए हो, एक पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट किए हो, वो कितने सेकेंड में किए हो। तो वो बताता है कि मैं बहुत तेज़ दौड़ा हूँ, 10 सेकेंड में ही कर लिया हूँ। ठीक है, 10 सेकेंड में कर लिया हूँ। तो यहाँ पे उसका जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे बता दूँ, वहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो किसका होगा, उसका 10 सेकेंड होगा, क्योंकि वो 10 सेकेंड में एक पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेता है। तो टाइम पीरियड जो होता है कि यदि कोई वस्तु एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो एक सर्किल यानी कि पूरा रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना उसका समय लग रहा है, कितना समय ले रहा है उसको कंप्लीट करने में, वही उसका क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। ठीक है, और टाइम पीरियड इज जस्ट अपोजिट टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ। देखिए, ये टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड क्या होता है, एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है और 1 सेकेंड में कितनी बार वो रिवोल्यूशन करना है, कितनी बार ये सर्किल कंप्लीट कर रहा है, उसे क्या बोलता है, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे मैं यहाँ पे पढ़ूंगा, यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे डिफिनीशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है। कि इन अ सर्कुलर मोशन द टाइम पीरियड इज द डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ। यानी कि एक सर्कुलर पाथ में एक पूरा सर्किल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड बोलते हैं। उसे कैपिटल टी द्वारा क्या कर दिया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, ये एक टाइम पीरियड है यानी कि समय है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड हो जाएगी। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t1 हो जाएगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, जैसे कि घड़ी हुई, घड़ी की 3 सुइयाँ होती हैं। एक होती है सेकेंड वाली, एक होती है मिनट वाली सुई और एक होती है घंटे वाली सुई। तो उन तीनों सुइयों की अलग अलग टाइम पीरियड है, वो अलग अलग टाइम में अपनी एक पूरी सर्किल कंप्लीट कर लेती है। यानी कि बाहर से चली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर एक पूरा मन करने में उसको कुछ समय लगता है, वो उसका क्या होता है, टाइम पीरियड। जैसे सेकेंड वाली सुई का द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड हैंड वॉच, मैंने सेकेंड वाली सुई का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 60 सेकेंड। वो 60 सेकेंड में एक पूरा चक्कर कंप्लीट कर लेती है, आपने देखा भी होगा। ठीक है, अच्छा, टाइम पीरियड ऑफ द मिनट वाली सुई कितने सेकेंड, कितने मिनट में अपनी एक पूरी सर्किल कंप्लीट कर लेती है, बताइए। वो आपकी 60 मिनट में करती है, तभी तो 1 घंटा होता है। अच्छा, इसी प्रकार टाइम पीरियड ऑफ आवर्स हैंड की मतलब कि घंटे वाली सुई का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 12 आवर्स होती है। ठीक है, टिक 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 बहुत धीरे धीरे चलते हैं, आपको दिखती भी नहीं है, आप वेट करते हैं आराम से। 12 घंटे कब होते हैं, जब एक पूरी छोटी वाली बिल्कुल सुई बिल्कुल ये एक से चली और पूरा एक कंप्लीट कर ली, तो वहाँ पे 12 घंटे हो गए। तो उसकी जो टाइम पीरियड है वो कितना होगा, 12 आवर्स। ये सब चीज़ों को याद रखिएगा। अच्छा, इसी प्रकार अर्थ के रोटेशन, अर्थ जो होती है अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे क्या करती है, रोटेट करती है। ऐसे देखिए, ये अर्थ है हमारी और ये अपनी एक्सिस पे क्या करती है, ऐसे रोटेट करती है। तो वन रिवोल्यूशन यानी कि वन रोटेशन कंप्लीट करने में वो कितना समय लेती है, जिसके कारण दिन रात होते हैं, बताइए। वो करती है 24 आवर्स में। कितनी करती है, 24 आवर्स। क्लियर है। अच्छा, इसी प्रकार अर्थ का रिवोल्यूशन क्या होता है, किसी के इर्द गिर्द चारों ओर चक्कर लगाना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अर्थ जो होती है, अर्थ सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो चारों ओर जो सूर्य का रिवोल्यूशन कर रही है वो कितनी में करती है, एक पूरा सर्किल पूरी एक चक्कर लगाती है, कितने दिन में, 365 दिन में। यहाँ पे मैंने 64 लिखा है, 365 डे में करती है, 365 दिन और कुछ घंटों में करती है, 4 की 5 घंटे में, 4 घंटे में करती है। ठीक है, शायद, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी फ्रीक्वेंसी क्या होती है ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। पूछ देगा, बताइए कि मिनट वाली सुई का टाइम पीरियड कितना होगा, बताइए। मिनट वाली सुई का तो आप बता देंगे 60 मिनट। आवर्स वाली सुई का
12 आवर्स। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके सवाल में यूज होगा। मैंने पिछले में जो सवाल लगाया, पिछले जो क्वेश्चन हमने किया है उसमें हमने इसका यूज़ किया है। किसका यूज़ किया है? मिनट वाली सुई का। वहाँ पे रिलेशन बताना था उसके रोटेशन में, अर्थ के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी और मिनट वाली सुई की जो एंगुलर वेलोसिटी का जो रेशियो था उसके बारे में हमें बताना था। क्वेश्चन था एक। ठीक है, अच्छा यहाँ पे पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। ठीक है, देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी सिंपल सा ये है कि 1 सेकेंड में कितनी बार वो चक्कर कर ले। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, अगर वो जो है चिंटू भाई वो बोल रहा है कि मैंने 1 सेकेंड में ना 1 सेकेंड में 10 चक्कर किए हैं इस सर्कुलर पाथ का, यानी कि 1 सेकेंड में मैंने 10 चक्कर लगा दिए। यानी 10 चक्कर लगाने का मतलब है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। देखिए अगर टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन कर रहा है, रिवोल्यूशन, ठीक है, टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन कर रहा है, तो बताइए कि 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है? 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है? तो यूनिटी मेथड लगा दो। टी में 1 रिवोल्यूशन कर रहा है तो 1 सेकेंड में कितना होगा? तो 1/t रिवोल्यूशन। यही आपकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि n बराबर 1/t होगा। ये क्या होगी आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को n द्वारा या म्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हो गया टाइम पीरियड। ये आपका रिलेशन हो गया, n बराबर 1/t। इसको ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं t बराबर 1/n। मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे मतलब समझिए कि अगर टाइम पीरियड ज़्यादा होगा ना, टाइम पीरियड यानी कि नीचे की वैल्यू यानी कि हर वाली जो वैल्यू है वो अगर ज़्यादा होगी ना तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या? कि यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की हमेशा याद रखिएगा कि n बराबर 1/t। अच्छा, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या हो जाएगी बताना? इसकी यूनिट क्या होगी? बताना। यूनिट क्या होगी? मैंने आपको बताया था यूनिट निकालने का सिंपल तरीका है, फार्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पे इसकी टाइम पीरियड को तो हमें पता है, टाइम पीरियड का तो सेकेंड होता है, लेकिन एन की क्या होगी? तो एन की यहाँ पे हम निकालते हैं, तो एन की जो होगी 1/सेकेंड, यानी कि हम लिखते हैं सेकेंड इनवर्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। इसी सेकेंड इनवर्स को हम क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हर्ट्ज बोलते हैं। ठीक है, ये HERTZ हर्ट्ज बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि सिंपल से बोलिए कि 1 सेकेंड में कितना रिवोल्यूशन कर रहा है, वही आपका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, इसका डायमेंशन में यहाँ पे यूनिट भी बता दिया, 1/सेकेंड यानी कि सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज बोला जाता है। ठीक है, ZH लिखा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, आपने हर्ट्ज का नाम और भी कहीं सुना होगा। आपने सुना होगा कि AC के करंट जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। देखिए ये होगी, देखिए ये हो गया आपका करंट की डायरेक्शन और ये हो जाएगा टाइम का ग्राफ। ठीक है, ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ, टाइम ग्राफ। ठीक है, आई और टी का ग्राफ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो चलती है, वहाँ पे जो AC करंट चलती है वो कैसे चलती है? ऐसे चलती है, इस टाइप में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि वो जो है आधा सर्किल ये है, यानी कि ये पूरा सर्किल कंप्लीट करने में, पूरा सर्किल जो कंप्लीट कर रहा है वो उसका जो टाइम पीरियड है, मतलब कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1 सेकेंड में ना, ऐसा ही जो एक पूरी सर्किल, आधी सर्किल ही, ये पूरी सर्किल बनी, ऐसा ही 1 सेकेंड में ना वो 50 सर्किल कंप्लीट करता है। समझे? ये इतनी तेज़ी से चलती है कि आपको दिखती नहीं है। आपका फ्लिकर फ्यूजन रेट जो है वो अच्छा नहीं है, इस वजह से आप देख नहीं पाते हैं। मतलब कि जिस टाइम पीरियड में, ठीक है, जिस टाइम पीरियड में ये क्या होता है?
यहाँ पे दो देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। यहाँ पे देखिए करंट जो है दो टाइम पे क्या हो रही है, जीरो हो रही है। यहाँ पे देखिए करंट बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो गई, फिर धीरे धीरे घटी कर रही है, यहाँ पे जीरो होगी। फिर करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है, फिर धीरे धीरे घट रही है, ठीक है, यानी जीरो होगी। यानी कि आप देख रहे हैं कि जब एक सर्किल यानी कि एक सर्किल कंप्लीट कर रहा है वो करंट, तो वहाँ पे दो पॉइंट पे करंट क्या हो रही है, करंट जो हो रही है, आई जो हो रही है, वो क्या हो जा रही है, जीरो हो जा रही है। यानी कि और हम क्या करते हैं, एसी को बल्ब में लगा देते हैं। तो यानी कि जो बल्ब होता है, बल्ब वो क्या होता है कि जब इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो 50 हर्ट्ज है, यानी कि वो एक सेकेंड में 50 चक्कर कर रही है, तो 50 जब चक्कर कर रही है, 50 सर्किल कंप्लीट कर रही है, तो एक सर्किल में दो बार करंट जीरो हो रही है। यानी कि बल्ब जो होता है वो एक सेकेंड में 100 बार बढ़ता है और 100 बार बुझता है, समझे? क्योंकि करंट अगर एक समय पे जीरो हो जा रही है तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें आपके बल्ब में, तो कैसा होगा, बुझा हुआ दिखेगा। लेकिन वो आपको दिखता नहीं है, वो इतनी कम समय में होता है, इतने कम समय में होते हैं कि वहाँ पे जो आँख की जो फ्लिकर फ्यूजन रेट है वो आपका बहुत ही क्या है, कम है। वो उस इमेज को नहीं देख पाता है जिस टाइम वो क्या हो रहा है, बुझ रहा है। सिंपल। तो कितनी होती है एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, एसी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है बताइए? वो होती है 50 सेकेंड इनवर्स, या क्या बोलते हैं, 50 हर्ट्ज, समझे? अच्छा, ये तो आपकी इंडिया का है। अलग यूएसए में चले जाएंगे ना, यूएसए का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होती है, 60 होती है। 60 और 60 हर्ट्ज होती है, यानी कि वही एक सेकेंड में 60 रिवोल्यूशन करती है। यानी कि 60 अगर कर रही है तो वहाँ पे जो बल्ब ऊपर बुझेगा भरेगा वो कितना करेगा, 120 बार, है ना? इंपॉर्टेंट चीज, क्लियर है? अच्छा, अलग अलग देश का जो है वो 50 हर्ट्ज और 60 के बीच ही रहता है। देखिए वोल्टेज जो होते हैं वो ज़्यादातर वेरी करते हैं। मान लो हमारे में स्टैंडर्ड जो है 220 वोल्ट लिया जाता है, देखिए यूएसए में हो सकता है, यूएसए और अन्य देशों में अलग अलग होता है, 110 होता है, 120 होता है, 130 होता है, ऐसे ऐसे होता है। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, समझे? यहाँ पे मैं एक दूसरे टॉपिक में घुस गया, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं। ये तो हमने डायमेंशन पढ़ लिया था, वही हमने जो पढ़ा था, जो हमने पीछे बताया वही बताया कि रिलेशन बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी। इफ एन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, देन द ऑब्जेक्ट कंप्लीट n revolution in 1 second. Therefore, the object will complete one revolution in 1 by n सेकेंड। ठीक है, वही चीज़ें हमने बताया। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा। ये देखिए फिर से बता देता हूँ। एक पूरा सर्किल कंप्लीट में कितना समय लग रहा है वो आपकी टाइम पीरियड होगी, और एक सेकंड में कितना बार चक्कर कर रहा है, कितना सर्किल कंप्लीट कर रहा है एक सेकंड में, वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। n बराबर 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/टाइम पीरियड। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज बोला जाता है उसी को, सेकेंड इनवर्स को ही हर्ट्ज बोला जाता है। क्लियर है? अब चलिए हम पढ़ते हैं एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशंस है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, उसमें क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए आप बताइए कि ओमेगा बराबर होता है θ/t, और t यहाँ पे अगर मैं ले लेता हूँ टाइम पीरियड अगर ले लेता हूँ, अगर यहाँ पे t अगर टाइम पीरियड लेता हूँ, टाइम पीरियड का मतलब है एक पूरा सर्किट, और ये पूरा एक सर्किल जो कंप्लीट करता है वो कितना करेगा, 360 टर्न्स कवर करेगा। यानी कि यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी 360, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 2π रेडियन। यहाँ पे लिखूंगा 2π/t, यानी कि 1/t को क्या लिख सकता हूँ, इसको अगर 2π × 1/t करूँगा तो 1/t को क्या लिख सकता हूँ, n फ्रीक्वेंसी, क्योंकि n बराबर होता है 1/t। क्लियर है? यानी कि ओमेगा बराबर 2π/t। बस ये बहुत ही शानदार रिलेशन है, इसको आप याद रखोगे ना तो आप सभी क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। सिंपल सा, बस आप टाइम पीरियड निकालिए,
ठीक है, टाइम पीरियड निकालो और 2 पाई से क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी तो आपको, और इसका रिलेशन तो आपको पता हो गया। अच्छा, अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है ये बस समझिए। एंगुलर एक्सेलरेशन जैसे कि आपने लीनियर मोशन में पढ़ा होता है, लीनियर एक्सेलरेशन होता है। वस्तु जब एक लीनियर मोशन करता है तो वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ कैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है वो आपका क्या बताता है, लीनियर एक्सेलरेशन को बताता है। यानी कि सिंपल सा ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या डी अपॉन डी को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। उसी प्रकार अब ये वस्तु एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी कि जब वस्तु सर्कुलर मोशन करेगी तो एंगल कवर करेगी ना, और वो एंगल कवर कर रही है कि एंगल जब कवर कर रही है तो एंगल किस रेट से कवर कर रही है वो आपका क्या बताता है, एंगुलर वेलोसिटी को बताता है। और एंगुलर वेलोसिटी समय के साथ कैसे चेंज हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी अगर समय के साथ कैसे चेंज हो रही है, यानी कि पहले मान लेते हैं कि पहले वो वस्तु जो है वो कितने में चल रही थी, मान लेते हैं पहली वस्तु जो है, पहले वी ओमेगा इनिशियल जो था वो कितना था, 10 रेडियन पर सेकेंड था। कुछ सेकेंड बाद उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है यानी फाइनल जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, 20 रेडियन पर सेकेंड। तो चेंज इन ओमेगा कितना होगा बताइए, चेंज ओमेगा कितना होगा, 20 माइनस 10 यानी कि हो जाएगा 10। और कितना समय लगा, हम मान लेते हैं वो समय लगा 2। तो यहाँ पे अल्फा बराबर क्या होगा, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, जैसे कि लीनियर वाला होता था, ए बराबर होता था या डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। तो इसी पर यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 10 बटा में, और कितना समय लग रहा है, मान लो 2 सेकंड लग रहा है तो 2, यानी कि कितना हो जाएगा पता ना, अल्फा की वैल्यू ये हो जाएगी 5। क्या होगा, 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हर सेकेंड 5 रेडियन पर सेकेंड से वेलोसिटी उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो हमेशा इसका रिलेशन ये आपका करेंगे लीनियर वेलोसिटी से करेंगे, बस आ जाएगा आराम से। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर डी डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी, यानी कि डी ओमेगा अपान डी टी। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे कैसे लिख दूंगा, देखिए यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए अल्फा बराबर होगा डी ओमेगा बाई डी टी। इसे और भी लिख सकता हूँ डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी। ये भी क्या है, अल्फा ही को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा को। कैसे आया, देखिए आपने एंगल बराबर पढ़ा होगा, एंगल बराबर होता है आर्क अपान रेडियस। आर्क जो होता है वो डेल्टा एस बहुत ही छोटा एंगल था, तो इस वजह से क्या नाम है, ये डिस्प्लेसमेंट एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये रेडियस आर हो गया। ये एंगल को थीटा कर दो, यानी कि डेल्टा एस अपान आर हो गया, या ऐसे इसको एस लिख सकता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे एस लिखूँगा। अब यहाँ पे बताइए थीटा इंटू आर इक्वल टू एस। अब क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी ओमेगा डी थीटा अपान डी टी, और ये आर कांस्टेंट इधर आ जाएगा, और ये होगा डी एस अपान डी टी हो जाएगा। ये बताइए क्या है, ये आपकी लीनियर वेलोसिटी है, और ये क्या होगा, ओमेगा हो जाएगा। सब हमने बता दिया, ठीक है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर से देखें पीछे वाला। तो ये हो जाएगा वी बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर हो जाएगा। अच्छा, अगर एक बार और मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, अगर मैं एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, देखा ना, यहाँ पे एक बार और डिफ्रेंस, तो आर डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये हो जाएगा डी वी अपान डी टी। ये देखिए, ये क्या बताइए, ये यानी कि ओमेगा को हमने डिफ्रेंशिएट, ये ओमेगा है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएट एक बार और किए हैं तो आपका क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। यानी कि अल्फा को मैं लिख सकता हूँ ना, डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी। क्लियर है, तो यहाँ पे वही हमने लिखा, डी स्क्वायर थीटा अपान डी टी। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, लीनियर एक्सेलरेशन का यूनिट होती थी, वहाँ पे डिस्टेंस कवर करता था तो वहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, तो यहाँ पे एंगल कवर करा तो यहाँ पे होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डायमेंशन का होगा m0 L0 t-2। सिंपल सी बात है, क्योंकि रेडियन का क्या होता है, डायमेंशन तो होता नहीं, डायमेंशनलेस होता है। अच्छा, अब क्या करते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में क्या रिलेशंस है, अभी हमने बताया, आपको फिर से बता देता हूँ।
एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर। क्वेश्चन बन जाता है कि बोल देगा कि एंगुलर एक्सीलरेशन इतना दे दिया है और उसकी रेडियस इतनी दे दी गई है, तो बताओ कि लीनियर एक्सीलरेशन कितना होगा। तो उसका रिलेशन आपको पता होना चाहिए। तो आप हमेशा याद रखिएगा वेक्टर आर बराबर होता है अल्फा वेक्टर इंटू आर वेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। खाली मैग्नीट्यूड फॉर्म अगर लिखना होता है ए बराबर अल्फा इंटू आर लिखेंगे, ठीक है। ये कैसे आया मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ही वो आया है। यही है ना, ए बराबर अल्फा इंटू आर। ए बराबर ये क्या होगा, लीनियर एक्सीलरेशन। ये क्या होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन। और ये होगा रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल जिसमें मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा ये कैसा है, हमने एक रिलेशन बताया था, v बराबर होता है ओमेगा इंटू आर। वी बराबर ओमेगा इंटू आर होता है। अब हम क्या करते हैं कि बोथ साइड डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब टाइम के साथ हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, डी अपॉन डी टी। और ये आर कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा, तो आर इक्वल डी ओमेगा अपॉन डी टी। और हमने बताया था चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होती है, एक्सीलरेशन होता है। और चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये क्या होता है, अल्फा होता है। तो यहाँ पे ए बराबर क्या होगा, आर इंटू अल्फा। जब वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, अल्फा क्रॉस आर। हमेशा ये सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा, ये सीक्वेंस आर अल्फा आगे होगा और क्रॉस करके अल्फा आगे होगा, अल्फा आगे होगा और क्रॉस करके ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट इसमें होता है, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि ये भी आपका वेक्टर है, ये भी आपका वेक्टर है और यहाँ पे ये भी आपका वेक्टर हो जाता है, ठीक है। तो ये आप हमेशा रिलेशन याद रखिएगा। और कैसे है, बस दोनों साइड में क्या करेंगे, वी बराबर ओमेगा इंटू आर को डिफरेंशिएट कर दिए हैं बोथ साइड, क्लियर है, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं आगे, क्लियर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, देखिए, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ओमेगा इज कांस्टेंट सो अल्फा इक्वल टू 0। अब ये कैसे होगा, अगर वस्तु एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल कवर कर रही है, यानी इसका ओमेगा क्या नाम है, ओमेगा अगर कांस्टेंट है, यानी कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है कि पहले एक सेकेंड में यहाँ पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, फर्स्ट जो ओमेगा था उसका ओमेगा फर्स्ट जो था वो कितना था, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे गया वहाँ पे भी कितना है, 10 रेडियन पर सेकेंड है, यानी कि हर जगह उसका ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। जब ओमेगा कांस्टेंट है, क्योंकि अगर हम क्या करते हैं डेल्टा ओमेगा लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी 10 है और ये भी 10 है तो इक्वल टू 0। और इसको जब हम करेंगे डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी करेंगे तो 0 अपान टी करेंगे तो ये कितना होता है, 0 हो जाएगा। और ये डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी क्या होता है बताओ, ये होता है आपका अल्फा, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो ओमेगा होता है वो आपका क्या होता है, हमें बताया था पहले में, ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब ओमेगा कांस्टेंट है तो बदलेगा नहीं, तो चेंज इन ओमेगा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, होगा ना, बताइए, चेंज इन ओमेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अरे यहाँ पे ये मैंने कर दिया यार, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वेलोसिटी ना, इसको ऐसे थोड़ी, ओमेगा ऐसे थोड़ी चलता है, ठीक है। ओमेगा के तो डायरेक्शन इधर होती है ना, अपवर्ड या जेड एक्सिस में अंदर होगी या तो बाहर होगी, पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव जेड एक्सिस। तो यहाँ मतलब 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो ओमेगा कांस्टेंट होगा, ओमेगा जब कांस्टेंट होगा तो डेल्टा ओमेगा बराबर होगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल भी ओमेगा सेम रहेगा और इनिशियल भी ओमेगा सेम होगा, तो 0 हो जाएगा। और 0 अपॉन टी करोगे तो 0 आएगी, जाहिर सी बात है, 0 से जो टकराएगा 0 बन जाएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। चलिए अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब कि एंगुलर वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या हो रही है, लगातार बदल रही है, लगातार क्या हो रही है, बदल रही है। पहले मान ले कि 10 रेडियन पर सेकेंड था, 2 सेकेंड बाद हो सके तो 40 रेडियन पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, उसका
एंगुलर वेलोसिटी जो वो बदल रही है। एंगुलर वेलोसिटी जब बदलने का मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो वहाँ पे अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अल्फा इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। मान लेते हैं कि प्रारंभिक इनिशियल जो ओमेगा था वो आपका कितना होगा, 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और फाइनल वाला ओमेगा जो था वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मान ले 30 रेडियन पर सेकेंड। और कितना कंप्लीट किया, कितने सेकंड में किया ये सब चेंज हुआ, वो कितना 2 सेकंड में हुआ। तो उसका जो होगा डी ओमेगा अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर रखेंगे तो यहाँ पे 30 माइनस क्या करेंगे, 10 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20/2, यानी कि कितना हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि कहाँ जीरो है, जीरो तो है नहीं, ठीक है, क्लियर है। तो आप हमेशा याद रखिएगा अल्फा की वैल्यू। अच्छा एक बार और ध्यान रखिएगा, अल्फा बराबर हमने पढ़ा था, अल्फा बराबर ई बराबर होता है अल्फा इंटू आर होता है। अच्छा जब अल्फा की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ई की वैल्यू ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यानी कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो क्या होता है आपका, जीरो होता है। किस में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ना ही ए ही जीरो होगा ना ही अल्फा जीरो होगा। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। कमेंट जरूर करें भाई, ठीक है, कमेंट करने से मोटिवेशन मिलती है, ठीक है। अच्छे कमेंट भी करिए, जैसा आपके वीडियो लगे उसी हिसाब के कमेंट करिए, ठीक है। बाय।